नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं अजीत। तफ्तीश की इस कड़ी में सबसे पहले बात ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा इलाके में मचे बवाल की, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची प्राधिकरण और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। कई बसों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस चौकी में भी जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। आखिर क्या है नोएडा में बरपे इस हंगामे की वजह, आइए करते हैं तफ्तीश। हंगामे और आगजनी की ये तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा इलाके की, जहां अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियों और बसों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की। इस पूरे बवाल की वजह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। अभी जो कार्रवाई हो रही थी, जो अवैध कॉलोनाइजर हैं उनके द्वारा जमीनें बेची गई थी, उस पे जो खरीदार थे वो निर्माण कार्य किए थे, उनका अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था। उस दरमियान वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने जमीन को खरीद रखा था, वो लोग रोड पे आ गए और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ किए हैं और चौकी पे तोड़फोड़ किया है। चौकी के पास जो गाड़ी थी, एक रोडवेज गाड़ी में आगजनी किया है। आइए अब आपको इस हंगामे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल जिस जमीन पर से अतिक्रमण हटाने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची, वो जमीन डूब इलाके की बताई जाती है, जहां लोग अपने मकान बनवाकर रह रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जमीन की रजिस्ट्री करवाकर उन्होंने मकान बनवाए हैं, वो भी आवासीय दर पर। आपको बता दें, इस पूरे मामले में प्राधिकरण की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बीते 5 सालों से इस इलाके में निर्माण कार्य चल रहा था। बावजूद इसके प्राधिकरण ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, डूब इलाके की जमीन को एडीएम ने आबादी क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसके बाद भूमाफियाओं ने इस इलाके में कॉलोनियां बसा दी और अब पूरे 5 साल बाद प्राधिकरण इस इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियों को बसाने में प्राधिकरण, प्रशासन के अफसरों और लोकल पुलिस की मिलीभगत साफ साफ नजर आ रही है। और बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कैसे सरकारी जमीन पर अवैध मकानों की आवासीय दरों पर रजिस्ट्री भी हो जाती है और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। इस पुलिस चौकी पर जो उपद्रवी थे उन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के साथ साथ चौकी में जो बाइकें खड़ी थी उन बाइकों को आग के हवाले कर दिया। ये लोग वो हैं जो पुलिसकर्मियों ने फिलहाल चौकी की साफ सफाई के लिए यहाँ लगाया है। जितनी बाइक यहाँ जलाई गई थी उन सब मोटरसाइकिलों को यहाँ से हटा लिया गया है। आप देख सकते हैं ये धुआं और पानी जिस तरीके से डाला गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने यहाँ लगी आग पर काबू पाया। इस पूरी घटना में पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उसके अलावा आधा दर्जन के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं। बाकी जिन लोगों ने दंगा किया, गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ की, उनकी गिरफ्तारी का फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में अब हालात सामान्य हैं। मौके पर मौजूद रहे एसपी सिटी से बात की हमारी संवाददाता शिल्पा पुंडीर ने। ग्रेटर नोएडा का कुलेसरा गांव में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और ग्रामीण के बीच में एक तगड़ी झड़प हो गई। अथॉरिटी की टीम यहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। हालात इतने ज्यादा उग्र हो गए कि यहां पर कई गाड़ी फूंक दी और साथ में जो थाना है, जो चौकी है, उसमें आग लगा दी। अच्छा सर, ये बताइए कि किस तरह के हालात हैं और क्या रहा आपकी नॉलेज में? अभी जो कार्रवाई हो रही थी, जो अवैध कॉलोनाइजर हैं उनके द्वारा जमीनें बेची गई थी, उस पे जो खरीदार थे वो निर्माण कार्य किए थे, उनका अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था। उस दरमियान वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने जमीन को खरीद रखा था, वो लोग रोड पे आ गए और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ किए हैं और चौकी पे तोड़फोड़ किया है। चौकी के पास जो गाड़ी थी, एक रोडवेज गाड़ी में आगजनी किया है। उसका कितना नुकसान होगा? कितनी टोटल? अभी जो नुकसान है उसका कोई आकलन नहीं है। कितनी गाड़ियां फूकी होंगी? ये 2 गाड़ियां फूकी गई हैं, जिसमें एक रोडवेज की है और कुछ मोटरसाइकिलें हैं जिनको फूका गया है। अभी पर्याप्त फोर्स है और लगातार जो है स्थिति को सामान्य कर दिया गया। पहले से ग्रामीण का इस बात को रोष है कि पहले से उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया था, सूचना कुछ नहीं थी। सबको प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दी जाती है, तो और नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो अवैध कॉलोनाइजर है उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं
अथॉरिटी से भी उनके नाम लेंगे, उन पे सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी जिन्होंने इनोसेंस किया है, अभी तक 20 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे और प्रयास किया जा रहा है। जितने अवैध कॉलोनाइजर है और जो इसमें बाधा डाले हैं, जिन्होंने तोड़फोड़ की है, सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग घायल हो गए हैं? सुन रहे हैं कि पुलिस के भी कुछ ऐसे कर्मी हैं जो पुलिस के 1-2 लोग घायल हैं। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हालांकि जो माहौल है वो शांत दिख रहा है, लेकिन अभी भी लोगों में बहुत गुस्सा है। फोर्स यहाँ लगा दी गई है ताकि किसी भी सिचुएशन से निपटा जा सके। ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा गांव से कैमरामैन सदाशिव के साथ श्वेता पुंडी, जी मीडिया। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं अमित चौधरी, हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से। अमित, आपसे विस्तार में पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अभी हालात कैसे हैं वहां पर कुलेसरा गांव में? देखिए, फिलहाल के हालात की बात की जाए, पीएससी को तैनात कर दिया गया है और कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौके पर तैनात कर दी गई। बुलंदशहर तक के थानों की पुलिस को बुलाया गया है। जो लोग आक्रोशित थे उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। करीब 4 महिलाएं भी हिरासत में ली गई हैं। जो प्रदर्शनकारी थे उनके मुताबिक 4 महिलाओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके अलावा करीब 10 लोग और हैं जिनको हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग उपद्रव कर रहे थे, इन लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल धीरे धीरे जो हालात हैं वो सामान्य हो रहे हैं यहाँ पर। अमित, यहाँ जो लोग घायल हुए थे, चाहे वो गांव वाले हों या फिर पुलिस की तरफ से, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, 2 घायल लोग पुलिसकर्मी थे, 2 घायल इसमें, और एक दो एसओ हैं थाने के, उनको भी हल्की फुल्की चोटें आई थी। इतने घायल पुलिसकर्मी नहीं थे कि उनको अस्पताल ले जाया जाए। किसी के सर में मामूली चोट थी, किसी के हाथ में मामूली चोट थी, तो उनको हल्का फुल्का उपचार दिलवा दिया गया है पुलिस अधिकारियों के मुताबिक। और जो ग्रामीण थे, जो लोग यहाँ इन मकानों में रह रहे थे, उनके बारे में अभी तक, क्योंकि काफी लोग इस घटना होने के बाद कुछ लोगों को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां से फरार हो गए हैं, या तो पुलिस के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। उन लोगों को डर लगा हुआ है कि अगर वो सामने निकल कर आए तो शायद पुलिस उनको गिरफ्तार न कर ले। तो अभी ये आंकड़ा पूरा जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कितने घायल हैं, ये चीज अभी सामने निकल कर नहीं आई है। जी, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है अमित, क्या वो अतिक्रमणकारी थे जिन्हें हिरासत में लिया गया है? और हिरासत में लिए जाने के बाद क्या लोगों में, गांव वालों में आक्रोश ज्यादा है? कितना वक्त लगेगा सब कुछ सामान्य होने में? देखिए, अगर इस इलाके की बात करें, कुलेसरा गांव के पुस्ते के आसपास जो अवैध कॉलोनी प्राधिकरण बता रहा है कि ये अवैध कॉलोनी यहाँ पर बनी हुई है, उस अवैध कॉलोनी में हमने जाकर वहाँ लोगों से बात की, लोगों के घरों में गए। उस कॉलोनी में बिजली के कनेक्शन बाकायदा है, उस एड्रेस पर वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, वहाँ उन मकानों की पक्की रजिस्ट्री हुई है। तमाम जो एक मकान बनाने के लिए जो सुविधाएं होती हैं, तमाम सुविधाएं वहाँ मौजूद हैं। और पिछले 10 साल से लगातार वहाँ कॉलोनी बन रही है, लगातार लोग वहाँ रह रहे हैं। लोगों का कहना है आज से पहले प्राधिकरण के अधिकारियों ने यहाँ पर क्यों कार्रवाई नहीं की अगर ये अवैध जगह थी। तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जो इस मामले में अगर बात की जाए तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम क्षेत्र के एसडीएम हैं, उनके द्वारा शुरुआत में इस जमीन को जो सिंचाई विभाग की जमीन प्राधिकरण द्वारा बताया जा रहा है, इस जमीन को शुरुआत में 143 धारा के तहत इसको रेजिडेंशियल बना दिया गया और उसके बाद मैनेजर है उन लोगों ने कॉलोनी काट दी। करीब अगर यहाँ बात की जाए तो 200 बीघे के आसपास जमीन है, जिसमें सिंचाई विभाग की भी जमीन है, कुछ ग्राम समाज की भी जमीन है। उस जमीन पर यहाँ मकान बना दिया गया और लगातार लोगों को प्लॉट आज भी बेचे जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती दौर पर अगर ये गलत था तो शुरुआती दौर पर प्राधिकरण या संबंधित अधिकारियों को वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इन बातों को लेकर लोगों में आक्रोश है और अब स्थिति सामान्य होने में कुछ और मशक्कत करनी पड़ेगी प्रशासन को, जिसके बाद यहाँ हालात सामान्य हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और गाजियाबाद की करोड़पति दंपति की बात, ये करोड़पति दंपति हैं लेकिन दोनों ऐसे बेरहम कि मासूमों को भी नहीं बख्शते। इनकी एक बड़ी कोठी से 4 नाबालिगों को छुड़ाया गया है, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। सभी बच्चों के शरीर पर चोट और जले के निशान हैं। आखिर यहां बच्चे क्यों हो रहे थे जुल्म का शिकार? आइए करते हैं तफ्तीश। श्री राधा कुंज के33 गाजियाबाद। इस आलीशान घर को ध्यान से देखिए। दिखने में तो ये घर किसी रसूखदार शख्स का लग रहा है, किसी बड़े नेता या बिजनेसमैन का लग रहा है। और अब इस घर से निकलते इन मासूमों के ये जख्म देखिए। छोटे छोटे हाथों पर कितनी बेरहमी से वार किया गया है। कुछ समझे आप? नहीं। चलिए हम बताते हैं आपको इन तस्वीरों के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी जो आपको चौंका देगी। दरअसल ये है गाजियाबाद का वो घर जिसमें से पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 4 नाबालिग बच्चों को छुड़वाया है। आरोप है कि इस घर में रहने वाले A.K. दुबे और उनकी पत्नी इन मासूम बच्चों से काम करवाते थे, मालिश करवाते थे और ऐसा नहीं करने पर उनके साथ
मारपीट किया करते थे। इसके बाद आए थे 10-20 दिन में, और झाड़ू पोंछा करता हूँ और मालिश भी करता हूँ, रोटी बनाता हूँ, रोटी बनवाता हूँ और बर्तन करता हूँ और सफाई करता हूँ और डिस्टिंग झाड़ू सब करता हूँ। मारती है, बहुत बुरी तरीके से मारती है। कौन मारता है? आंटी जी और अंकल जी दोनों जो मिल के मारते हैं। कैसे, किस से मारते हैं? डंडे से मारती, कमरे में बंद करके। हाँ जी, पूड़ी बनाते हैं, फिर कोई गलती काम करते हैं, एकदम छींटे डाल दे तेल के। क्या सिगरेट वगैरह से भी जलाते थे? नहीं, सिगरेट से नहीं। किससे जलाते थे? तेल पूड़ी बना रहे थे, हुआ पर जला दिया था, और दीवार हो उसमें सिर पकड़ के ऐसे माथा मारते हैं। हम ऐसे देखता हूँ, खून तो नहीं निकला, कहती अभी तेरा खून निकाल लूँ के। देख रहा है सिर में क्या? कौन तुम्हें ज्यादा यातना देता है? दोनों? हाँ जी, अंकल जी आंटी। रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि इस घर में कुछ बच्चों को जबरन रखा गया है और उन्हें मारपीट कर उनसे काम करवाया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस यहां पहुंची और बच्चों को इस घर से आजाद करवाया। पुलिस जब इस घर में पहुंची तो आरोपी दंपत्ति पहले ही फरार हो चुके थे। एक एनजीओ के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली थी। हमारे सीओ सेकंड साहब श्री रणविजय सिंह साहब ने हमको फोन द्वारा सूचना दी कि एनजीओ के साथ जाके एक ऑपरेशन करना है। जब हम लोग इस कोठी पे आए तो ये 4 बच्चे कोठी के अंदर थे। मेरे अंदर एंट्री लेते ही ये चारों बच्चे हमसे लपेट के रोने लगे कि अंकल हमको मुक्त कराओ, यहाँ से हमारे साथ मारपीट करते हैं लोग, खाना पूरा नहीं देते, हम घर जाना चाहते हैं लेकिन घर नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस तरह करके फिर मैंने मकान मालिक से संपर्क किया। कोठी के मालिक से वो बता रहे मैं बाहर हूँ, आ नहीं पा रहा हूँ। देखा जा रहा है थाने ले जाके इनके खिलाफ कानूनी धारा में अपना मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों इन बच्चों से इस तरह के काम करवाए जाते थे? पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि खेलने कूदने की उम्र में इन बच्चों को जिस तरह की सजा दी गई, उन्हें इंसाफ कब और कैसे मिल पाएगा? गाजियाबाद से आदराम, जी मीडिया। फेसबुक, इश्क और फरेब, जहां ऐसा ही कुछ हुआ है मुजफ्फरनगर में, जहां पहले एक युवक युवती की फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन प्यार न रहा, बल्कि बहुत जल्द ये एक बड़े फरेब में बदल गया। अब युवती ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस थाने में बैठी इस युवती का चेहरा तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके साथ जो कुछ हुआ है उससे पर्दा हम जरूर उठाएंगे। ये युवती फेसबुक के जरिए फ्रेंडशिप करके हुई है फरेब का शिकार। मुजफ्फरनगर की रहने वाली ये पीड़ित नोएडा की एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती है। पिछले साल अक्टूबर में इसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए नवनीत चौहान नाम के एक शख्स से हुई। नवनीत भी नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। नवनीत ने पीड़ित से शादी का वादा कर उसका यौन शोषण किया और फिर जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो शादी के नाम पर 20 लाख रुपए के दहेज की मांग का बहाना बनाकर आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। उसकी फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई थी, उसके बाद मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, यानी कि वो साथ ही रह रहा था। अब आके मुझे ब्लैकमेल भी करा। क्या आपका उसने शारीरिक शोषण भी किया? Yes. शादी नहीं करता वो? 20 लाख रुपए चाहिए वो 11 अप्रैल से मेरे साथ है और 5 अक्टूबर तक। क्या आपको ऐसे शादी करने पहले पति पत्नी के साथ रह रहा था आपके साथ? जी। पीड़ित अब चाहती है कि उसे इंसाफ मिले और जिसने उसे शादी के सपने दिखाकर धोखा दिया है वो शख्स सलाखों के पीछे हो। वहीं पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। एक लड़के से उसका संपर्क हुआ फेसबुक के माध्यम से, फिर उसके बाद संपर्क आगे बढ़ा और उसने जो आरोप पत्र में उसने दिया है कि बात शादी ब्याह तक गई थी और किसी बात पे लेकर के फिर आपस में अनबन हुई। इंस्पेक्टर महिला थाना को लगाया गया है, इंस्पेक्टर कोतवाली लगी हुई है, पूरी डिटेल जांच की जा रही है और सभी तथ्यों पे जांच कर रही है। हमारी इंस्पेक्टर महिला थाना और सभी तथ्यों पे जांच कर रही है। फेसबुक पर दोस्ती और फिर धोखा देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई लोग इस तरह के शिकार हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंटरनेट के जरिए दोस्ती कर धोखाधड़ी करने वालों का ये खेल कब तक चलता रहेगा और कितने होंगे इस फरेब का शिकार। मुजफ्फरनगर से संजय गर्ग, जी मीडिया।
बरेली में दारोगा के बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला बरेली कोतवाली के सरकारी आवास का है, जहां सुबह इज्जत नगर थाने में तैनात दारोगा सुभाष चंद्र यादव के बेटे ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल से खुदकुशी कर ली। दारोगा का बेटा काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिवॉल्वर लाइसेंसी राइफल से अपने आप को मार लिया है, सुसाइड कर लिया है। अब इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, पंचायतनामा भरवाया जा रहा है। बताया गया है कि ये लड़का जो है थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता था, जैसा कि इसके पेरेंट्स ने बताया है। इधर एटा में पूर्व विधायक अनार सिंह की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। अनार सिंह का शव शहर के शिखर होटल में मिला है। अनार सिंह के सिर में गोली लगी थी। सुबह वेटर ने उनको चाय दी, उसके थोड़ी देर बाद ही कमरे से गोली चलने की आवाज आई। होटल के कमरे से एक पत्र भी मिला है जिसमें कई लोगों से रुपयों के लेन देन का जिक्र है। उधर अनार सिंह के बेटे ने अपने पिता की हत्या की आशंका जाहिर की है। अनार सिंह के बेटे के मुताबिक उनकी हत्या प्रॉपर्टी के लिए की गई है, जबकि पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बता रही है। मोहम्मद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। आरिफ, अब तक पुलिस की जांच की जो दिशा है वो किधर जा रही है? क्या ये प्रॉपर्टी के लिए की गई हत्या है या खुदकुशी का मामला है? अजीत, जिस तरह से कल पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की थी कई घंटे तक, तो पुलिस का कहना यह था कि पूरा मामला खुदकुशी का है। लेकिन जैसे ही ये पत्र सामने आया है और बेटे का जो आरोप लगा है कि मेरे बाप की हत्या प्रॉपर्टी के लिए की गई है, तो उसके बाद एटा कोतवाली नगर में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि खुदकुशी हुई है, दूसरी तरफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर रही है। इसी मामले में पुलिस पूरी तरह से उलझ गई है कि पुलिस हत्या की तफ्तीश करे या आत्महत्या की तफ्तीश करे। तो इस मामले में पुलिस पूरी तरह से बीच में फंसी हुई है। पुलिस को इस मामले पर कोई ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। जी जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए आरिफ। और तफ्तीश में अब कौशाम्बी का वाकया। यहां एक नशेड़ी सिपाही ने एसपी दफ्तर में जमकर हंगामा काटा। पुलिस कप्तान से नहीं मिल पाने और उनके सामने अपनी बात न रख पाने के चलते सिपाही ने हंगामा किया। दरअसल नशे में धुत सिपाही मनोज सिंह पुलिस की सिक्योरिटी शाखा में तैनात है, क्यूआरटी शाखा में यह तैनात है और पुलिस लाइन के आरआई के उत्पीड़न की शिकायत लेकर एसपी दफ्तर पहुंचा था। लेकिन एसपी दफ्तर में रोके जाने पर सिपाही ने हंगामा किया। बाद में पुलिसकर्मियों ने क्यूआरटी प्रभारी को बुलाकर सिपाही को उन्हें सौंप दिया।